हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और जो हमारा ये टॉपिक है आज का, जो मैंने आपको पहले जो इसके रिलेटेड जो एग्रीगेट्स करवाए हैं, कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं, उसी में ये कॉन्सेप्ट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, जो हमने नेशनल इनकम बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट फैक्टर कोस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? देखिए, जो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय इसको बोला जाता है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अवेलेबल टू द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, राष्ट्रीय प्रायोज्य आय क्या होती है? जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय, इसके अंदर यदि हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब उसको जोड़ देते हैं। और जो हमारे क्या है, करंट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द अब्रोड, जो हमारे विदेशों से जो हमें क्या है आय की प्राप्ति होती है, उसको यदि हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। नेट डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो हमें सभी रिसोर्सेज से प्राप्त होती है और बाहर जो शेष विश्व क्षेत्र है उससे जो पेमेंट प्राप्त होती है, और उसका हम क्या करते हैं, फॉर कंजम्पशन, जो हम क्या करते हैं उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए उसका प्रयोग करते हैं, या फिर उसके कुछ हिस्से का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सेविंग के लिए। किसके लिए? बचत के लिए सेविंग करते हैं, ताकि उस सेविंग का प्रयोग हम आगे जाके किस चीज़ में करेंगे, इन्वेस्टमेंट में कर सकें। ठीक है, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पुनर्स्थापन लागत। जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापन लागत। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या पुनर्स्थापन लागत वो लागत होती है जिसमें क्या है, किसी भी एक कंट्री है, मान के चलिए कंट्री है ए कंट्री क्या करती है, इसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे क्या यूज़ कर रही है वो, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्या है, मशीन्स हैं, मशीनरी है। ठीक है, तो जब मशीनरी का मान के चलिए 5 साल के बाद ये क्या है, ये मशीनरी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी जगह पर क्या करना पड़ता है, कंट्री को नई मशीन्स परचेज करनी पड़ती हैं, न्यू। ठीक है, नई मशीनरी खर्च कर लेके आनी पड़ेगी, तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब जो वो लागत उसके ऊपर आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, पुनर्स्थापन लागत। तो जी ये कंसेप्ट है। जब हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हम अगर निकालना हो तो ग्रोस नेट डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें से यदि हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। ठीक है, ये टॉपिक था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो इसमें देखिए जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्टिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद, जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी कारक आय पर या कारक लागत पर, मतलब क्या है कि निवल NDP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हम यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं एट फैक्टर कॉस्ट। जब निजी क्षेत्र का, मतलब इसमें से वो हिस्सा जो निजी क्षेत्र का है वही इसकी डेफिनेशन रहेगी। कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है या कोई भी इकोनॉमी होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। प्राइवेट मतलब जो जितनी भी जो एंटरप्राइजेज या कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी शॉप्स हैं, उनका जो स्वामी होता है, जो उसका ओनर होता है, वो क्या होता है, एक प्राइवेट पर्सन होता है। मतलब इसका जो ओनर रहेगा वो प्राइवेट रहेगा, मतलब कोई भी एक व्यक्ति रहेगा। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, इकोनॉमी का एक पार्ट हो गया प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो सेक्टर रहेगा वो हमारा क्या रहता है, पब्लिक। पब्लिक मतलब हो गया जो गवर्नमेंट का है। उसमें भी क्या है, प्राइवेट को पब्लिक को भी हमने किस में दो भागों में बांट दिया, डिपार्टमेंटल और
नॉन डिपार्टमेंटल। जैसे कि डिपार्टमेंटल जो विभाग हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो हमारा क्या है डिपार्टमेंटल में जाएंगे। और जो नॉन डिपार्टमेंटल है वो जैसे एयर इंडिया हो गया या इंडियन एयरलाइंस हो गया, ठीक है, ये नॉन डिपार्टमेंटल। तो एनडीपी जो हमारा ये है कि निजी क्षेत्र को निवल घरेलू एनडीपी से जो प्राप्त कारक आए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एनडीपी एट एफसी है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरह निकालेंगे कि जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब निवल घरेलू उत्पाद से जो कारक लागत है उसके अंदर से हम क्या चीज़ माइनस करेंगे, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर को माइनस कर देंगे। पब्लिक सेक्टर क्या कि डिपार्टमेंट असेट्स एंड इनकम, जो डिपार्टमेंट की जो इनकम रहती है या असेट्स रहती है वो हम क्या कर देते हैं, जो टोटल एनडीपी एट एफसी है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। प्लस में जो नॉन डिपार्टमेंटल हैं उनकी भी हम जो सेविंग्स होती हैं उसको हम किसके अंदर से एनडीपी एट एफसी में से घटा देते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए मतलब जो खर्च कर सकते हैं हम एनडीपी एट एफसी में वो हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा, देखिए जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पर्सनल इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत आय भी बोलते हैं। तो देखिए पर्सनल इनकम इज द इनकम, पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो रिसीव्ड बाय द पर्सन, जो क्या है व्यक्तियों के द्वारा जो रिसीव्ड होती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर पेमेंट्स, जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हस्तांतरण भुगतान करती है व्यक्तियों को, जो किसमें हम मान सकते हैं, जैसे जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं या कि जो ओल्ड एज पेंशन है या क्या किया जाता है किसानों को सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। एंड द फैक्ट्री इनकम, जो उनकी फैक्टर जो फैक्टर जो उनकी क्या होती है, कारक जो इनकम होती है जो वो काम करते हैं जैसे वेजेस वगैरह, वो सब क्या होगी, वो एक व्यक्तिगत आय के अंदर हम क्या करेंगे उसको इंक्लूड करते हैं। देखिए तो जो व्यक्तिगत आय है वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी निजी आय प्राइवेट इनकम होती है उसके अंदर से जब हम निजी उद्यमों की जो बचतें होती हैं, जो सेविंग्स होती हैं, यदि उन सेविंग्स को यदि हम निजी आय में से क्या करते हैं घटा देते हैं, और जो निगम कर होता है कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो यदि हम उसके अंदर से घटा देते हैं प्राइवेट इनकम के अंदर से, तो हमें कौन सी आय मिलती है, व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है, देखिए जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। देखिए यही डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम उसे खर्च करने के लिए मिलती है वो हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे है, देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम, डिस्पोजेबल इनकम वह इनकम है जो अवेलेबल होती है किसी भी पर्सन को फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एंड रिमेनिंग विद देम, रिमेनिंग मतलब बची होती है कब, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्स, मतलब सभी टैक्स कटने के बाद, और जो अगेंस्ट देयर इनकम एंड देयर प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे क्या है व्यक्तियों के ऊपर टैक्स लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी वगैरह हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा क्या है जीएसटी इनकम, और जो हमारा जो इनकम टैक्स है वो सब हमारा रिडक्शन के बाद, और जो हम फीस पेनल्टी वगैरह जो गवर्नमेंट को देते हैं उन सभी के डिडक्शन के बाद जो इनकम हमारे पास खर्च करने योग्य बचती है उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ उसकी क्या है इनकम है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 10,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये का उसने क्या किया पेनल्टी या फीस वगैरह पर दी, तो उसकी डिडक्शन कितना हो गया 15,000। तो उसकी जो नेट डिस्पोजेबल इनकम बची है जो कि क्या है खर्च करने योग्य, उसके पास कितने पैसे बचे हैं 85,000 रुपये, वही उसकी क्या कहलाएगी नेट डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। हालांकि उसकी पर्सनल इनकम कितना है 1 लाख, लेकिन जो डिडक्शन वगैरह जब कटने के बाद जो उसके पास इनकम बचती है वही हमारी क्या कहलाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो रहेगी, और ये हमारी जो नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स थे उसके सभी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने इन 2 वीडियो में हमने आसानी से समझ लिए हैं। ठीक है, तो अगली जो वीडियो को समझने से जो अगला जो चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम का, उसका हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, उससे पहले आपको ये सभी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी आपको अगला चैप्टर अच्छे से समझ में
आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें कि आपको क्लासेस वगैरह कैसी लग रही हैं, या हमें कोई मतलब आपको कोई कमी लग रही हो जिससे हम क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।